प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। IMF की आज मीटिंग हो रही है, हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे। 9 मई की सुबह सुबह पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वित्तीय मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान का लबो लहजा इसी तर्ज पर चलता है। एक तरफ वो भारत को बेदम धमकियां देता है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे अपना रोना पीटना जारी रखता है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के हालिया पोस्ट में लिखा कि हमें दुश्मन ने बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत नुकसान हुआ है, जंग तेज हो रही है, स्टॉक्स कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे दें। पाकिस्तान का पैसे मांगने वाला ये पोस्ट तब आया है जब पिछली ही रात यानी 8-9 मई की दरमियानी रात उसने भारत के कम से कम 3 राज्यों में मिसाइल और ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिश की। भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की मिसाइल्स, ड्रोन्स को हवा में ही मार दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को संयमित और आनुपातिक जवाब दिया। इसी हरकत की अगली सुबह जब ये पोस्ट आया तो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने लगा। कुछ वक्त बाद वहां के विदेश मंत्रालय ने इस पर लीपापोती शुरू कर दी। कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। इस पर तो इनकी लीपापोती सुन भी लें, लेकिन भरी दुनिया के सामने पैसे मांगने का मुहूर्त भी कुछ कहता है। आज 9 मई है और आज ही के दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को ये फैसला करना था कि पाकिस्तान को नया कर्ज दिया जाए या नहीं। भारत ने कहा है कि वो मौजूदा हालात को देखते हुए IMF से अपील करेगा कि वो लोन मंजूर ना करे। IMF से अंतिम फैसला क्या आया? पाकिस्तान ऐसी कंगाली में युद्ध जैसे हालात पैदा करने की हिमाकत कर कैसे रहा है? वहां अभी क्या हालात हैं और भारत ने कैसे 3 अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को घेर रखा है? इन सब बिंदुओं पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India, Higher and Candid. सबसे पहले इस वॉर लाइक सिचुएशन में बीते 24 घंटे के अपडेट्स। 8 मई की रात करीब 8 बजे के बाद पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में करीब 8 मिसाइलें दागी। साथ ही जत्थों में ड्रोन भी भेजे। स्वॉर्म ड्रोन्स, ये एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस हमले को भारत ने सफलतापूर्वक रोका। हमारी एयर डिफेंस यूनिट्स ने हवा में ही इन्हें नष्ट कर दिया। इस दौरान पूरे जम्मू शहर में ब्लैकआउट रहा। इन हमलों में किसी भी सिविल या मिलिट्री टारगेट पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बस यहीं तक बात नहीं रुकी। इसी दौरान पाकिस्तान ने जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में भारी गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के शोर के बीच सांबा सेक्टर से आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ की कोशिश करता नजर आया, लेकिन BSF के जवानों ने इसे वक्त रहते पहचान लिया और घुसपैठ को नाकाम कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF के जवानों ने यहां 7 आतंकियों को मार गिराया। फिर अगली सुबह 9 मई तड़के 3:50 पर पाकिस्तान ने फिर एक हमला किया। इस बार फिर ड्रोन और अन्य हथियारों के जरिए जम्मू शहर को निशाना बनाने की कोशिश हुई। एक बार फिर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हुई। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इंडिया टुडे ने सेना के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 8 मई की रात 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पाकिस्तान ने एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक ही वक्त पर 24 शहरों को निशाना बनाया। इन शहरों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाके शामिल थे और संख्या 500 छोटे ड्रोन। लेकिन भारत तैयार था। एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए इन हमलों को पूरी तरह नाकाम किया गया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के हमलों की जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और बयान में लिखा,
8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने ड्रोन और अन्य हथियारों से पूरे पश्चिमी मोर्चे पर हमला किया। कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लेकिन हर हमले का माकूल जवाब दिया गया। हर साजिश का जवाब ताकत से दिया जाएगा। अब भारत के जवाब की बारी थी। देर रात में ही भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग करके विस्तार से जानकारी दी। ये जो हमले हुए कल रात को, भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। अब बात की पाकिस्तान के भीतर क्या हो रहा है। 9 मई को पाकिस्तान की संसद में भी खूब बयानबाजी देखने को मिली। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN पर भद्द पिटवाने के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर संसद में बिना सिर पैर का बयान देकर फजीहत करा ली। कहा कि 8 मई को भारत की तरफ से जो ड्रोन अटैक हुआ वो हमारी लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए किया गया था। उसे हमने जानबूझकर इंटरसेप्ट नहीं किया, क्योंकि इससे हमारी लोकेशन लीक हो जाती। हालांकि जब वो सेफ लिमिट पर आए तो हमने उनको मार गिराया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि तुर्की, अजरबैजान और चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ देने के लिए सामने आ चुके हैं और भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है। ख्वाजा को वर्ल्ड ऑर्डर की एक क्लास लेनी चाहिए। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले नौजवान हमारी दूसरी डिफेंस लाइन है। राहत बचाव और दूसरी जरूरतों के लिए उनकी मदद ली जाएगी। पाकिस्तान की संसद में इस तनाव पर राजनीति का भी नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI के सांसद सनाउल्लाह खान मस्तीखेल भारत के खिलाफ बोलते बोलते पूर्व PM इमरान खान की वकालत करने लगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और इमरान खान को रिहा करना चाहिए। आगे वो कुछ और बोलते स्पीकर ने उन्हें जुमे की नमाज में देरी होने का हवाला देते हुए तुरंत बैठने को कह दिया। इमरान की पार्टी ने उनके रिहाई की मांग करते हुए एक पिटीशन फाइल किया है। अब वो बात जहां से हमने शो शुरू किया था, पाकिस्तान की कंगाली। जब किसी देश की जेब खाली होती है, उसके खजाने में डॉलर नहीं बचते और बाहर से सामान लाने की ताकत जवाब दे देती है, अपनी करेंसी गिरने लगती है, तब वहां एक नाम अक्सर सामने आता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1944। पूरी दुनिया विश्व युद्ध का मलबा साफ कर रही थी। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सबकी अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी। ऐसे में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के छोटे से कस्बे में 44 देशों के नेता जुटे और वहीं बनी 2 सबसे ताकतवर आर्थिक संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक और IMF का काम क्या तय हुआ? आसान भाषा में समझिए, दुनिया में जब कोई देश अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पाए तो IMF उसे डूबने से बचाएगा। लेकिन कैसे? लोन देकर। लेकिन IMF ये पैसा लाता कहां से है? जवाब है, उसी के सदस्य देश उसे ये पैसे देते हैं। आज IMF के पास 191 देश हैं। हर देश अपनी हैसियत के हिसाब से IMF में पैसा डालता है। इसे कहते हैं कोटा। जितना बड़ा कोटा उतनी बड़ी ताकत। अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका वोट सबसे भारी है। अब मान लीजिए पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, डॉलर की किल्लत है, बाहरी कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, वो IMF के पास जाता है। IMF उसकी हालत देखता है, कहता है ठीक है हम तुम्हें लोन देंगे। इस लोन को कहते हैं बेल आउट। लेकिन बेल आउट पाने वाले देशों को इसके बदले कुछ शर्तें भी माननी होती हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। IMF की शर्तें सिर्फ आर्थिक नहीं होती, वो सिस्टम में बदलाव की मांग करता है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स।
क्या होता है इसमें? इसके तहत आईएमएफ सब्सिडी घटाने, टैक्स बढ़ाने, सरकारी खर्च कम करने और सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने की मांग करता है। इन शर्तों की वजह से वे सभी देश आईएमएफ के मोहताज हो जाते हैं। उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उसके हिसाब से खर्च करना होगा। अब जब लोन मिल जाता है तो आईएमएफ हर तिमाही आकर जांच करता है, जिसे कहते हैं आईएमएफ रिव्यू। अगर आपको अगली किश्त चाहिए तो दिखाना होगा कि आपने उसकी हर शर्त मानी है या नहीं। अगर नहीं मानी तो किश्त रोक दी जाती है। पाकिस्तान जैसे देश इसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 24 बार कर्ज मांगने आईएमएफ के पास जा चुका है। वॉशिंगटन में आज यानी 9 मई को आईएमएफ की अहम बोर्ड मीटिंग है। इसमें फैसला होगा कि पाकिस्तान को अगला कर्ज दिया जाए या नहीं। भारत सामने आकर विरोध में खड़ा है। 8 मई को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने आईएमएफ से अपील की कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले गहनता से सोच विचार करना चाहिए। मीटिंग में भारत ने अपना पक्ष रखा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंक की जमीन पर मदद का पानी डालना ठीक है? 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला अब इस पूरी बहस के पश मंजर में है। शो लिखे जाने तक आईएमएफ की बैठक शुरू नहीं हुई है। भारतीय समय अनुसार ये बैठक शाम 7:30 बजे शुरू होगी। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की माली हालत आज भी आईसीयू में ही है। पिछले साल सितंबर में आईएमएफ से मिला था $7 अरब का बेल आउट, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। विदेशी कर्ज $130 अरब से ऊपर है। इसमें अकेले चीन का हिस्सा ही करीबन 25% है और विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $15 अरब के आसपास। मतलब सिर्फ 3 महीने की इंपोर्ट की ताकत है। इस साल यानी कि वित्त वर्ष 25 में पाकिस्तान को $22 अरब से ज्यादा का एक्सटर्नल कर्ज चुकाना है। हालात सिरे से डरावने हैं। आईएमएफ का नियम साफ है, पैसा तभी मिलेगा जब परफॉर्मेंस रिव्यू पास होगा। इस पूरे बेल आउट प्लान में 6 ऐसे रिव्यू होने हैं। अगली किश्त लगभग $1 अरब की है और आज के रिव्यू पर टिकी है। अक्टूबर 2024 में आईएमएफ खुद की रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का रिस्क लेवल हाई है, राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा है, रिफॉर्म की नीयत तो है लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। आईएमएफ की नजरें टैक्स कलेक्शन पर हैं, सब्सिडी घटाने पर हैं, खर्चे घटाने पर हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान की सियासत दबाव में है। अंदर से आवाजें उठ रही हैं, महंगाई रोकनी है, सब्सिडी चाहिए, टैक्स ना बढ़ाओ। ऐसे में आईएमएफ कैसे भरोसा करे और भारत कैसे चुप बैठे? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में गरीबी बढ़ी है, बिजनेस का माहौल खराब हुआ है, एनर्जी की किल्लत है, बिजली की सप्लाई बाधित है, लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए जूझ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो सबसे पहले राख पाकिस्तान की माली हालत में ही दिखेगी। पाकिस्तान अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां युद्ध का मतलब होगा उधारी के पैसे से लड़ाई। आईएमएफ से लिया पैसा वर्ल्ड बैंक से उगाही और फिर उसी पैसे से बारूद खरीदना। ये सब कुछ देखते हुए आईएमएफ पाकिस्तान को कैसे रैंक कर सकता है? क्या भारत एक नए मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पर शिकंजा कसने में कामयाब रहेगा? देखिए इसके आसार तो बहुत हैं कि आईएमएफ इस समय लोन जो फर्दर डिसबर्समेंट है $1.3 बिलियन का, उसको सस्पेंड कर दे, अगर बंद नहीं करे। सबसे बड़ा कारण है कि भारत ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। निर्मला सीतारमण खुद ने कहा है कि उनको ऐसे समय में जब युद्ध हो रहा है और वो लोन पे है और आईएमएफ ने कंडीशनैलिटी दी है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे तो फर्दर लोन डिसबर्समेंट होगा। और इसके आंतरिक कारण भी बहुत सारे हैं और ये एक और जुड़ गया है कि वो भारत के साथ इस समय कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है। तो बहुत चांसेस है कि जो उसका फिस्कल डेफिसिट है, जो उसका जो रेवेन्यू से जो मिलता है और जो वो स्पेंड करता है वो बढ़ जाए। जाहिर है जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है, जिस तरह के खर्चे इस समय हो सकते हैं, उसको देख के यही लगता है कि इस समय आईएमएफ सस्पेंड कर सकता है। दूसरा एक और शर्त रखी थी जिसको तामील भी किया पाकिस्तान ने, वो था कि यूएई और सऊदी अरेबिया उसको लोन की गारंटी देंगे। यानी अगर वो डिफॉल्ट करता है, अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो वो पैसे यूएई या सऊदी अरेबिया को देने पड़ेंगे। जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय हालात है और जो भारत की कूटनीति है उसमें ये कम उम्मीद की जा रही है कि यूएई और सऊदी अरेबिया वही सिक्योरिटी गारंटी देंगे उसको, या सिक्योरिटी एश्योरेंस देंगे कि वो इस पैसे को वापस कर देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है और अंतिम बात की, उन्होंने इंटरनल रिफॉर्म्स करने के लिए कहा था पाकिस्तान में, जिसके चलते जो फिस्कल डेफिसिट है कम होगा। जैसे कृषि के ऊपर
उन्होंने आयकर लगाने के लिए कहा था, जिसको पाकिस्तान ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और कई से सारे छोटे मोटे कारण हैं जिसके चलते हो सकता है IMF उनको इस बार का जो ट्रांच है 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का वो न दे, या कम से कम सस्पेंडेड एनिमेशन में रखे कुछ दिनों के लिए। सवाल तो ये भी है कि जब पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतने खराब हैं तो भारत से जंग लड़ने पर वो आमादा क्यों है, उकसावे की कार्रवाई क्यों कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान, ये तो आर्थिक बात है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में इस समय आर्मी एक वैधता के प्रश्न चिन्ह पे खड़ा है, लेजिटिमेसी क्राइसिस है उसको। और वो लेजिटिमेसी क्राइसिस इसलिए भी हुई है कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं और जो आर्मी के प्रति एक तरह से विद्रोह हुआ था, वहां के जनमानस द्वारा उनके जनरल हेडक्वार्टर्स को आग लगा दी गई, कई सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में पत्थरबाजी की गई और उन पे लोकल बॉम्ब फेंके गए। तो और इस समय इमरान खान जेल में, जो पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए थी वो इमरान खान की होनी चाहिए था, लेकिन इन्होंने PML नवाज और भुट्टो साहब जरदारी की पीपल्स PPP को चुन के लाया है। तो उसको देख के यही लग रहा है कि पाकिस्तान में जो वैधता नहीं मिल रही है आर्मी को, उसको उस वैधता को लाने के लिए आर्मी ही एक इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तानी स्टेट को वैधता दे सकती है। तो वो इकोनॉमिक इश्यूज को देख ही नहीं रहे हैं, उसको दरकिनार किया हुआ है। वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए, पाकिस्तान के सत्ता में काबिज रहने के लिए उसकी कोशिश कर रहे हैं और सारे चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने आप को, पाकिस्तानी स्टेट को, और स्टेट फेल ना हो वो दिखाने के लिए कि वो पावरफुल है, इंडिया से लोहा ले सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। न कि कोई उसके इकोनॉमिक कंपल्शन, उस पर अभी ध्यान ही नहीं दे रहे। वो तो जो उनकी स्थिति है IMF के सामने, वो जो बेगिंग बॉल लेके जाते हैं वो फिर जाएंगे। IMF और पाकिस्तान की बात हो गई। भारत पाकिस्तान से जुड़ा एक और अपडेट है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान इस कदम के बाद भारत पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा था। वर्ल्ड बैंक के सामने अपील करने की प्लानिंग में था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ही 1960 में ये डील साइन हुई थी, लेकिन पानी के लिए तरसते पाकिस्तान के इन मंसूबों पर वर्ल्ड बैंक के एक बयान ने पानी फेर दिया। 9 मई को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक इस संधि के सिलसिले में फैसिलिटेटर के अलावा और कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। बढ़ते तनाव पर दुनिया क्या कह रही है? पहला, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि इस जंग से अमेरिका का कोई मतलब नहीं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दूसरा, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन ने X पर एक पोस्ट कर पाकिस्तान के लिए समर्थन दिखाया। लिखा, हमें चिंता है कि जंग और आगे बढ़ेगी, हमें लगता है कि पाकिस्तान का निष्पक्ष जांच का प्रस्ताव उचित है। तीसरा बयान चीन से। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने कहा, हम दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। 中方反对一切形式的恐怖主义，我们呼吁印巴双方以和平稳定的大局为重，保持冷静克制，避免采取使局势进一步复杂化的行动。我们愿同国际社会一道努力，继续为缓解当前的紧张局势发挥建设性作用。 हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, वेटिकन सिटी से रोमन कैथोलिक चर्च ने 8 मई को रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुन लिया। वो पोप लियो 14 होंगे। रॉबर्ट प्रीवोस्ट अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के सीनियर मोस्ट पादरियों को कार्डिनल कहा जाता है, जबकि पोप आप जानते ही हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद ये पद रिक्त हुआ था। 8 मई को सिस्टिन चैपल से सफेद धुआं उठता दिखा और रॉबर्ट प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया। रोमन कैथोलिक चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने लाखों की भीड़ विवा एल पापा के जयघोष लगा रही थी। ये इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है पोप जिंदाबाद। थोड़ी देर बाद पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट बालकनी में आए, लोगों का अभिवादन किया। पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट शिकागो में जन्मे, पढ़ाई लिखाई भी वहीं से की। 1980 में पादरी बने। 2 साल बाद उनको मिशनरी के कामों के लिए पेरू भेजा गया। पेरू के राजनीतिक संकट के दौरान स्थिरता बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। उन पर एक बड़ा आरोप भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर पेरू और अमेरिका में पादरियों के यौन शोषण से जुड़े आरोप लगे हैं।
दूसरी सुर्खी अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से। दोनों देशों में ट्रेड डील फाइनल हो गई है। अमेरिका के 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद ब्रिटेन पहला देश है जिसने उसके साथ ट्रेड डील फाइनल की है। दिन भी चुना गया 8 मई का, वो दिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने बिना शर्त मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। तारीख में संयोग या मैसेजिंग कुछ भी हो सकती है। खैर, डील में है क्या, अब वो जान लेते हैं। पहले ब्रिटेन के नजरिए से डील को समझिए। अमेरिका ने ब्रिटेन की कारों पर लगने वाला 27.5% जो टैरिफ है कम कर दिया है। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ पूरी तरह खत्म, यानी ये अब बिना टैक्स के आयात हो सकेंगे। इस समझौते से अमेरिकी बाजार में ब्रिटिश किसानों की पहुंच बढ़ेगी। आसान भाषा में कहें तो ब्रिटेन को कार, स्टील और एल्यूमिनियम के व्यापार में राहत मिलेगी और उनके किसानों को अमेरिका में व्यापार के ज्यादा मौके। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस डील में अमेरिका को 10% टैरिफ से $6 अरब की अतिरिक्त इनकम होगी। अमेरिका के किसानों, पशुपालकों को ब्रिटेन में उत्पाद बेचने के लिए $5 अरब के नए व्यापार के मौके मिलेंगे। ये समझौता अमेरिका और ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसके तहत एक एल्यूमिनियम और स्टील ट्रेडिंग जोन बनाया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच इन मेटल्स का व्यापार आसान और सुरक्षित होगा। एक फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन बनाई जाएगी ताकि दवाओं की आपूर्ति हो सके। हाल ही में 6 मई को भारत ब्रिटेन के बीच भी ट्रेड डील फाइनल हुई थी। डील में दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ कम किए थे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।